हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग सीटेट जनवरी 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, उसमें हिंदी पेडागोगी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। और क्लास की बात कर ली जाए तो अभी पहली क्लास है और इसके पहले ईवीएस और सीडीपी के बहुत से ऐसे वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाके चैनल पर विजिट करें और चीज़ों को, क्वेश्चंस को देखें और अपने तैयारियों को देखें, आपने कितनी तैयारी की है और कितनी अभी आपको करनी बाकी है। ये प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट से संबंधित प्रश्न है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं, क्योंकि अधिकतर आप प्रैक्टिस सेट में देखते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से इन्वॉल्व होते हैं। उसमें कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को व्याख्या करने की कोशिश करी जाएगी। जहाँ पे व्याख्या की ज़रूरत होगी, नीड होगी, वहाँ पे व्याख्याएं की जाएंगी। और आज की क्लास में प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहता है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करके बताइएगा। और चलिए आपकी सफलता के शुभ मनोकामना के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं जो कि अटेंड करने हैं। और हिंदी पैडागोगी की अधिकतर बात कर ली जाए तो पेपर 1 या पेपर 2 में किस प्रकार से, पेपर 2 ये जो क्वेश्चन है आज के, इसमें पेपर 2 में जिस प्रकार से हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं वो पेडागोगी सेशन को लिया गया है। तो देखते हैं। पहला है कि मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता क्या है। देखिए, जब भी पेडागोगी सेशन आप हल करते हैं तो आपको पता है कि क्वेश्चंस कभी कभी लंबे होते हैं और कभी कभी क्वेश्चन से ज़्यादा लंबे ऑप्शंस हो जाते हैं। और ऑप्शंस लंबे होने के साथ साथ इस लैंग्वेज में लिखे होते हैं, कभी कभी इस तरह से घुमा के दे दिया जाता है कि हम उसको समझ पाने में असमर्थ हो जाते हैं कम समय में। हाँ, आपको पता है टाइमिंग जो है जी कि ज़्यादा लग जाता है जब हम सेशन को पैडागोगी सेशन को हल करते हैं या मैथ के क्वेश्चंस को हल करते हैं, तो ये हो जाता है। लेकिन इसमें आप तब बढ़ा सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जब करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझने में कम समय लगेगा और ऑप्शंस को समझने में भी कम समय लगेगा। तो देखिए, बहुभाषिकता की बात करी जा रही है मातृभाषा पर आधारित, तो वो भी सबसे पॉजिटिव प्रश्न है, यानी कि क्वेश्चन जो है वो सबसे पॉजिटिव है, सकारात्मक है। तो जो ऑप्शन होगा वो भी पॉजिटिव या सकारात्मक होगा। तो देखिए, शिक्षार्थी अपने विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्रारंभ करते हैं तथा आगे कम से कम, ठीक है, कम से कम 2 भाषाएं और पढ़ते हैं। ये बात रही, ठीक है। मतलब मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता क्या है, यानी कि क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है उसमें मातृभाषा से चीज़ों को पढ़ाई जाए, उनकी मातृभाषा में, उसकी क्षेत्रीय भाषा में चीज़ों को पढ़ाई सिखाई जा चीज़ों को सिखाया जाता है और भी लैंग्वेज को सिखाया जाता है। ये बात है, ठीक है। शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा, राज्य की भाषा हिंदी तथा संस्कृत सीखते हैं नहीं। शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अपने राज्य की भाषा में आरंभ करते हैं तथा आगे अंग्रेजी, हिंदी तथा एक विदेशी भाषा और पढ़ते हैं। शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में आरंभ करते हैं तथा आगे राज्य की भाषा हिंदी तथा अंग्रेजी पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता क्या है, ठीक है। यानी कि शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा जो है अपनी मातृभाषा में प्रारंभ करेंगे, जैसे हम और आप प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं मातृभाषा में अपने, तथा आगे कम से कम 2 भाषाएं और पढ़ते हैं, यानी कि एक हिंदी हो जाती है और एक जो आपकी भाषा आपको जो पसंद है या जो ज़्यादा बोली जाती है, जहाँ पे जिस क्षेत्र में आपको वर्क करना है उस क्षेत्रीय भाषाएं कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो कम से कम 2 भाषाएं आप और पढ़ते हैं, यही सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में बांट कर, ठीक है, यहाँ पे बांट कर होगा, बताकर नहीं, बांट कर प्रत्येक को पारिवारिक स्थिति का कोई एक चरित्र दे दिया जाता है। यानी कि 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों में 4 बच्चों को अलग 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 करके डिवाइड कर दिया जाता है, 4-4 बच्चों को समूह में, ठीक है, बांट दिया जाता है और उनको पारिवारिक स्थिति पर एक चरित्र दे दिया जाता है कि किसी चीज़ का आपको नाटक करना है। चरित्र देने का मतलब कि आपको उनकी नकल करनी है। भाषा के शब्द या वाक्यांश दिए जाते हैं और क्या किया जाता है, डायलॉग दिया जाता है। वह अपने समूह में उसे स्थिति पर
वार्तालाप करते हैं। बाद में अध्यापक प्रत्येक समूह में विद्यार्थी आमंत्रित कर समूची कक्षा के सामने एक समूह के रूप में वार्तालाप करने को कहता है। अब ये जो ऊपर बातें हो रही हैं इसको क्या कहेंगे? नाटक, गतिविधि, रोल प्ले या भाषा सृजन गतिविधि। देखिए, तो ये यहाँ पे क्वेश्चंस अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप इसमें भाषा सृजन गतिविधि कह देंगे या कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप समझेंगे, क्या 4 समूह में बच्चों को बांटा जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, चरित्र दिया जा रहा है, ठीक है, एक्टिंग करने की बात करी जा रही है। उसके बाद डायलॉग भी दिए जा रहे हैं, यानी कि शब्द वाक्यांश भी दिए जा रहे हैं। और बच्चा अपने समूह में क्या करता है उसके बारे में बात करता है, सीखता है। फिर पूरे कक्षा के साथ, पूरे कक्षा के सामने या विद्यार्थियों के सामने उन्हें आमंत्रित करके चीज़ों को दिखाना रहता है, वार्तालाप करना रहता है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रोल प्ले। क्या कहेंगे? रोल प्ले। बच्चा क्या कर रहा है? किसी भी चरित्र का जो है अपने एक्टिंग के द्वारा, अपने अभिनय के द्वारा उसको प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है, ठीक है। तो वो रोल प्ले हो जाएगा, ठीक है। नाटक तब हो जाता है जब किसी एक विशेष कहानी पर बच्चे जो है अपने चरित्र को, किसी भी चरित्र को साथ में लेते हैं, उनके डायलॉग्स बोलते हैं, ये सारी चीज़ें, तो वो हो जाएगा। निवेश समृद्ध परिवेश है। क्या है निवेश समृद्ध परिवेश? देखते हैं, ऑप्शंस पढ़ेंगे। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम के टाइम में हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे तो ऑप्शन भी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि जिसके क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं अधिकतर उनके ऑप्शंस ज़रूर समझ में आते हैं। तो ध्यान से दोनों चीज़ों को पढ़ा जाए, ताकि अगर हमें कन्फ्यूजन है तो हम सपोज दैट एक सबसे नज़दीकी जो सही हो सकता है उसको हम तुक्का लगा के आए, ये हमारे अंदर होना चाहिए। तो निवेश समृद्ध परिवेश है, क्या है? शिक्षार्थी द्वारा देखी, सुनी और प्रयोग में लाई गई भाषा का इस्तेमाल करना, ठीक है। यानी कि जो बच्चा अपने इन्वायरमेंट में देख रहा है उसको क्या करना, उसकी भाषा का इस्तेमाल करना, जैसा हम और आप सभी लोग करते हैं, तो सही ही लग रहा है। शिक्षार्थियों के दिए जाने वाले प्रशिक्षण में निवेश, ठीक है। भाषा शिक्षक द्वारा कक्ष में भाषा के प्रयोग करने के लिए तैयार करना, पाठ्य पुस्तक के तथा अन्य सामग्री। तो देखिए, निवेश समृद्ध परिवेश वो होता है जो आप अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, जो आप अपने पास पड़ोस से सीखते हैं, जो आप अपने परिवार में सीखते हैं, जो अपने आप जो है सामाजिक संस्कृति व्यवहार से सीखते हैं, उसे निवेश समृद्ध परिवेश कहा जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि विद्यार्थी जो है, शिक्षार्थी जो है, अपने आस पास पड़ोस जो चीज़ें देख रहा है, सुन रहा है, उसका प्रयोग कर रहा है, उसी भाषा का इस्तेमाल करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग आरंभ करने के लिए कक्ष में आवश्यक है? देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते समय उसको बांट बांट के, यानी कि ऐसे बंटवारा करके उसको पढ़ें, या उसको इस प्रकार से पढ़ें जिस प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं। एक लाइन में एक ही सांस में पढ़ने का मतलब है कि हम एक बार पढ़ लेंगे फिर उसको फिर दोबारा पढ़ेंगे समझेंगे, नहीं। तो इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षार्थियों द्वारा विभिन्न उद्देश्य, सभी बच्चों के जो उद्देश्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उनके लिए वो भाषा का प्रयोग जो शुरू करते हैं करना, ठीक है, वो कक्ष में किस प्रकार से आवश्यक है? भाषा निवेश तथा पारस्परिक संवाद, व्याकरण, शब्दावली, वृत्तांत एवं कविता। देखिए, कक्षा की बात हो रही है, विद्यालय की बात हो रही है, ठीक है। तो भाषा का प्रयोग आरंभ करने के लिए भाषा निवेश, जैसा अभी भी हम लोगों ने पढ़ा, निवेश समृद्ध परिवेश, यानी कि जो बच्चा अपने पास पड़ोस आस पास से सीख रहा है, परिवार से सीख रहा है, सामाजिक अंतःक्रिया से सीख रहा है, ठीक है। तो वही चीज़, भाषा निवेश तो होना ही चाहिए। पारस्परिक संवाद, किसी भी भाषा को किसी के साथ साझा करेंगे, अगर आप शेयर करेंगे तो वो लैंग्वेज आपको और अच्छे से आएगी। जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ते हैं, स्पीकिंग कोर्स करते हैं, अगर आपके आस पास पड़ोस में कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं होगा तो वो आप धीरे धीरे भूल जाते हैं। आपने सभी लोगों ने लगभग किया होगा इंग्लिश स्पीकिंग। हाई स्कूल इंटर में बहुत एकदम जुनून सा होता है कि इंग्लिश सीखना है, और हम करते हैं, सभी लोग करते हैं। तो वो पारस्परिक संवाद करने के लिए लोग होने चाहिए, ताकि आप बात विवाद करके उस भाषा पर पकड़ अच्छी बना पाएँ। ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों को 4 समूह में बांटती है, ठीक है। 4 समूह में क्या करती है? बांटती है, भाई बांटती है, यहाँ पे होगा बांटती है, बांटती है, और उन्हें एक कहानी पढ़ने तथा उनका सार लिखने के लिए कहती है। जब
विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तो जैसे और जब आवश्यकता होती है वह उनकी मदद कर रही है। यानी कि शिक्षार्थियों को 4 समूह में बांट दिया गया, कहानी पढ़ने के लिए दिया गया और उसका जो मुख्य उद्देश्य है, उसका भाव क्या है समझने के लिए ये टीचर ने कहा। और जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे बच्चों को जहाँ आवश्यकता के अनुसार बच्चों को मदद दी जा रही है, हेल्प दी जा रही है टीचर के माध्यम से। बाद में उन्हें उस कार्य को पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहती है। इसे क्या कह सकते हैं? समूह कार्य, सहायता करना, समूह में समस्त कक्षा कक्ष चर्चा। और चौथा वाला ऑप्शन फिलहाल है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सहायता करना। शिक्षिका क्या कर रही है? इसे क्या कह सकते हैं? शिक्षिका बच्चों की मदद कर रही है, सहायता कर रही है, उन्हें सीखने में सहायता कर रही है या हेल्प कर रही है। ठीक है, ये बात हो गई। आगे देखते हैं, अर्थ के लिए अनुमान है। अर्थ के लिए अनुमान है यानी कि जो भी हम अर्थ निकालते हैं किसी टॉपिक का, किसी भी चीज़ का, उसका अनुमान हम कैसे लगाते हैं? जैसे आप तुक्का लगाते हैं वैसे। तथ्यों तथा तर्कों पर आधारित अर्थ निकालना, क्या अंतर्निहित है तथा क्या समझ आया इसे समझना, शब्दों के अर्थ ढूंढना, कहानी का सार लिखना। तो देखिए, तथ्यों तथा तर्कों पर आधारित अर्थ निकालना यानी कि जब आप ही हैं सीटेट के एग्जाम में बैठे और आप पेडागोगी सेशन हल कर रहे हैं और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब आप उसको ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो हम अर्थ और तथ्यों के आधार पर हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं। हम ये लगभग में जो है अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा बेहतर हो सकता है, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इस क्वेश्चन के हिसाब से। वही बात कही गई है, छठा का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने उदाहरण दिया कि पठन में वर्ड संकेत है। पढ़ते समय जो वर्ड संकेत होता है वो क्या है? किसी शब्द का अर्थ, व्याकरण बिंदुओं को पहचानने के लिए संकेत, वे संकेत जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायक है, शब्द के सही उच्चारण के लिए संकेत। तो देखिए, जो वर्ड संकेत दिए जाते हैं कि देखिए मैथ में आप लोग करते होंगे तो आप ए नॉट इज इक्वल टू 0 इस तरह से दिया जाता है ना, तो ये संकेत है एक। इससे ये जो आप समीकरण हल कर रहे हैं उसका जो है आपको एक पहचानने में सहायता मिलती है, हेल्प करने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। तो ये संकेत जो होते हैं वे संकेत होते हैं जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में क्या करते हैं? सहायता देते हैं, सहायक होते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। यह दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप है, यानी कि ऑप्शन में दो व्यक्ति जो आपस में बात कर रहे हैं, इसे ध्यान से पढ़ना है तथा इनके बातचीत का उद्देश्य ढूंढिए कि वो किस उद्देश्य पे बात कर रहे हैं। पहला व्यक्ति कहता है कि हेलो, आप कैसे हैं? आप वापस आ गए, खुशी हुई। मतलब कि आप वापस आ गए, हाँ मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और दूसरा व्यक्ति कहते हैं कि हेलो, आप कैसे हैं? यानी कि ये व्यक्ति इनसे पूछ रहा है कि आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ, आप अपने बारे में बताएं। ठीक है, ये व्यक्ति खुद कह रहा है क्योंकि ये आप कैसे हैं पूछा गया यहाँ पे। तो व्यक्ति पहला कह रहा है कि मैं अच्छा हूँ, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो व्यक्ति 2 कह रहा है कि पहले से बेहतर है, अब मैं काम कर सकता हूँ। तो इसमें इस कन्वर्सेशन का, इस वार्तालाप का एक उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत वार्तालाप, सूचनात्मक उद्देश्य, कार्य संपादन का उद्देश्य, पारस्परिक क्रिया का उद्देश्य। देखिए, समझते हैं बारी बारी से। तो व्यक्तिगत वार्तालाप वहाँ होता जहाँ पे दो व्यक्ति हों लेकिन एक ही व्यक्ति अपने अपने बारे में बता रहा हो। जैसे बहुत से लोग हैं और आप उनको स्पीच दे रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत वार्तालाप है, आप अपने बारे में ही सिर्फ लोगों को बता रहे हैं, वो चीज़। ठीक है, सूचनात्मक उद्देश्य, जैसे नोटिस दिया जाता है एग्जाम जो है स्कूल के टाइम में टीचर्स आते हैं और सूचना देते हैं कि आज इस क्लास में ऐसा होगा, उस क्लास में ऐसा होगा, ऐसे मीटिंग बैठेगी या इस प्रकार से ग्रुप बनेगा, ये सारी चीज़ें। कार्य संपादन का उद्देश्य कि किस प्रकार से कक्षा में आपको रहना है, अगर कि कोई नई थ्योरी शुरू हो रही है तो उसमें किस प्रकार से कार्य करना है, तो वो संपादन का उद्देश्य। पारस्परिक क्रिया का उद्देश्य जहाँ पर आप एक दूसरे की बात करें, सुने, वो आप की बात सुने, आप उनकी बात सुने, उनकी बातों से कुछ सीखें, ये क्या है? पारस्परिक क्रिया का उद्देश्य है। तो यहाँ पे हाल चाल पूछा जा रहा है, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है, तो ये पारस्परिक क्रिया का उद्देश्य है, परस्पर संबंध का उद्देश्य है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा, भाषा अधिगम के लिए रूप उन्मुख भाषा निवेश क्या है? क्या? रूप उन्मुख भाषा निवेश, वह निवेश जो सूचना पर केंद्रित है। शिक्षार्थी शब्द संपदा, उच्चारण तथा व्याकरण की समस्या प्राप्त करते हैं।
निवेश में दिए गए अर्थ को भाषा में प्रयोग करना सीखना। लिखना सीखने के लिए निवेश की संभाव्यता। ठीक है, 9वें के सही आंसर की बात कर ली जाए, रूप उन्मुख भाषा निवेश वहाँ होता है जहाँ पे भाषा निवेश, जहाँ पे शब्द संपदा, उच्चारण तथा व्याकरण की समस्या को क्या किया जाए, प्राप्त किया जाए, हल, ठीक, समस्या के समाधान को प्राप्त किया जाए। ठीक है ना, ठीक है, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालय शिक्षा के 10 नए ढांचे का अनुशंसा करता है, इनमें से कौन सा सही होगा। 5 वर्ष प्राथमिक, 3 वर्ष उच्च प्राथमिक, 2 वर्ष माध्यमिक, 2 वर्ष उच्च माध्यमिक, 2 वर्ष पूर्व माध्यमिक, 5 वर्ष प्राथमिक, 3 वर्ष उच्च माध्यमिक और 4 वर्ष माध्यमिक। 5 वर्ष बुनियादी, 3 वर्ष प्रारंभिक, 3 वर्ष मिडिल, 4 वर्ष माध्यमिक। 1 वर्ष पूर्व प्राथमिक, 5 वर्ष प्राथमिक, 3 वर्ष मिडिल या 2 वर्ष उच्च माध्यमिक। देखिए, तो नई शिक्षा नीति के हिसाब से जो ढांचा आया है इस बार वो ये आया है कि 5 वर्ष की बुनियादी शिक्षा होगी, ठीक है, उसके बाद 3 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा होगी, ठीक है, जो 9, 10, 11, 12 को मिला के एक कर दिया जाए, फिर प्रारंभिक 3 वर्ष मिडिल हो जाएगा, जो 9, 10, 11, 12 की बात यहाँ पे हो जाएगी, 4 वर्ष माध्यमिक, यानी कि उसके बाद बीए जो करना है आपका वो 4 वर्ष मिला के सब हो जाएगा। तो ये इस अनुपात में भी कभी कभी दे देता है, ठीक है, ये इस तरह से, तो ये भी इस तरह से लिखा रहे तब भी, इस तरह से लिखा रहे तब भी ऑप्शन सही होता है। तीसरा ऑप्शन जो है 10वें का वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, भाषा की पाठ्यचर्या का उद्देश्य है विभिन्न प्रयुक्तियों पर अधिकार का विकास करना। इसका क्या अर्थ है, यानी कि विभिन्न विभिन्न चीज़ों में हम चाहते हैं कि हम इसमें अच्छा विकास करें, अच्छी चीज़ें सीखें और अच्छे तरीके से सीखें। तो इसका क्या अर्थ है, भाषा की पाठ्यचर्या के उद्देश्य की बात हो रही है। शिक्षार्थी विभिन्न विषयों की विषय वस्तु के अनुरूप भाषा को समझने और प्रयोग करते हैं, समझते और प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु समझते हैं। शिक्षार्थी रोजमर्रा के संप्रेषणात्मक उद्देश्य, संप्रेषणात्मक यानी कि कन्वर्सेशन की बात हो रही है, तथा कार्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। विभिन्न भाषाओं में भाषा प्रयुक्तियाँ सिखाते हैं। कह रहे कि सही आंसर की अगर आप बात करेंगे तो भाषा के पाठ्यचर्या का उद्देश्य पूछा जा रहा है कि एक भाषा सिखाने में जो सूची बनाई जाती है, एक पाठ्यचर्या बनाई जाती है, उसका क्या उद्देश्य है। तो शिक्षार्थी विभिन्न विषयों को विषय वस्तु के अनुरूप भाषा को समझने का प्रयोग करते हैं, समझते हैं और प्रयोग करते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो विषय वस्तु को पहले जान लेते हैं कि पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, ऐसे सीखना, ऐसे सीखना। ठीक है, जैसे आपका विषय वस्तु दिया रहता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो पहले समझते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। यही सबसे सही आंसर हो जाएगा 11 का पहला। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी शिक्षार्थियों में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है। ठीक है, वकालत नहीं की गई है, भले ये नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन पॉजिटिव है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि शिक्षार्थियों में पठन के विकास के लिए, किसके, पढ़ने के विकास को, पढ़ने रीडिंग डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए किसकी वकालत नहीं की गई है, ये पूछा जा रहा है। तो विषय सामग्री को पढ़ते समय अनुमान लगाना, ये बात सही है कि मैं आज कितना सीख लूँगा और कितना सीखना बाकी रह जाएगा, ये अनुमान सभी लोग लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, आप भी लगाते हैं अपनी स्टडी में। विषय सामग्री को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये सभी लोग करते हैं, ये पॉजिटिव है। ठीक है, विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना, तो देखिए जो वकालत नहीं की गई है वो ये है कि विषय सामग्री को सिर्फ पहचान कर हम क्या करेंगे जब हम अपने उसको रियल लाइफ में उतारेंगे नहीं, या उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन बिना कहे सुने सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी 2 श्रवण कौशल की ऊर्ध्वामुखी रणनीतियाँ हैं, कौन सी ऊर्ध्वामुखी रणनीतियाँ हैं। शब्द तथा वाक्यांश को पहचानना, विमर्श के लिए रूपरेखा बनाने के लिए मुख्य शब्दों का प्रयोग करना, विषय की तैयारी के लिए अनुमान लगाना, प्रक्रिया के समय निवेश को बनाए रखना। 13 के सही आंसर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे डी हो जाएगा, द मतलब डी हो जाएगा। ठीक है, तो बात कर ली जाए शब्द तथा वाक्यांश को पहचानना, तो हाँ, श्रवण कौशल के लिए हमें शब्द और वाक्यांश को क्या करना है, पहचानना है। और विमर्श के लिए रूपरेखा,
नहीं, सुनने या विमर्श के लिए, विमर्श यानी कि बातचीत करने के लिए, भाषा प्रयोग की बात नहीं, यहाँ श्रवण कौशल की बात हुई है इसलिए गलत है। विषय की तैयारी के लिए अनुमान लगाना, अनुमान वहाँ लगाना है जब आपको तर्क करने की जरूरत हो। सुनने की बात है यहाँ पे। प्रक्रिया के समय निवेश को बनाए रखना, अपने ध्यान को क्या करना, बनाए रखना। तो पहला यानी कि पहला और डी सही हो जाएगा, तो ये जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ए तथा डी। ठीक है, आगे देखते हैं। मीना किसी विषय सामग्री में या वार्तालाप में सामना शब्द पहचानती है, यानी कि वो सामना शब्द जो है वो पहचान लेती है, किंतु स्वयं से उसे शब्द का प्रयोग करने में असमर्थ है। यानी कि सामना शब्द से अगर कोई वाक्य प्रयोग करना होगा, किसी वाक्य में इसका सामना शब्द का प्रयोग करना होगा, तो बच्चा वो नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी। आप इस शब्दावली को क्या कहेंगे, सक्रिय शब्दावली। सक्रिय शब्दावली अगर होती तो वो प्रयोग कर पाती। निष्क्रिय शब्दावली, कठिन, कठिन शब्द तो है नहीं इतना कि बच्चा उसको समझ नहीं पा रहा है। जब बच्चा उसको समझ पा रहा है तो इसका मतलब वो कठिन शब्द नहीं है। नया नहीं, ये निष्क्रिय शब्दावली हो जाएगी। कैसी शब्दावली हो जाएगी, निष्क्रिय शब्दावली हो जाएगी। क्वेश्चन के हिसाब से दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण सीखने के बारे में सत्य नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव ऑप्शन सही होगा। व्याकरणिक इकाइयों को वास्तविक जीवन के उद्देश्य में प्रयोग करना सीखना, ये सही है इसलिए गलत है। संदर्भों में प्रयोग द्वारा अनेक रूप खोजना, ये बात सही है इसलिए गलत है। भाषा के नियमों में निपुणता द्वारा व्याकरणिक के नियमों को सीखना। देखिए, भाषा व्याकरण सीखने के लिए जो सत्य नहीं है वो यही है कि भाषा के नियम में निपुणता, व्याकरण के नियमों को सीखना है, उसके बाद भाषा के नियमों को सीखना है। तो अब जब व्याकरण के नियमों को आप सीख लेते हैं तो भाषा अपने आप, भाषा के नियम ज़्यादा नहीं होते क्योंकि आप उसको अर्जन कर लेते हैं, उसको आप इधर से अपने एनवायरनमेंट से, अपने आसपास पड़ोस से, अपने परिवार से सीख लेते, अपने सहपाठियों द्वारा, टीचरों द्वारा सीख लेते हैं उसको। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यही जो है सत्य नहीं है। तो ये थे प्रश्न, आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।